वालेकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक 5.4 स्टार्ट करने लगे हैं। आज का हमारा टॉपिक है हाउ डज़ अ रिएक्शन टेक प्लेस, यानी कि एक रिएक्शन कैसे होता है। ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन किस तरह से होता है। तो यहाँ पे वो बताता है अ रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, रिएक्शन तब होता है जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड, टकराते हैं विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, टू गिव अ ट्रांजिशन स्टेट। टकराने के बाद वो एक ट्रांजिशन स्टेट का मतलब होता है एक दरमियानी स्टेट, इंटरमीडिएट स्टेट बनाते हैं। दैट स्टडी फॉलोइंग हाइपोथेटिकल रिएक्शन, यानी एक हाइपोथेसिस के बेस पे, एक मफरूज़े के बेस पे जो रिएक्शन है हम उसको स्टडी करते हैं। यहाँ पे वो रिएक्शन दे रहा है ए रिएक्टेंट्स हैं, ए रिएक्टेंट का एक मॉलिक्यूल है और बी रिएक्टेंट का भी एक मॉलिक्यूल है, और वो टू ए बी यानी दो ए बी प्रोडक्ट दे रहे हैं, 2 मोल प्रोडक्ट दे रहे हैं। कहता है बिफोर मिक्सिंग द मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी, यानी ए रिएक्टेंट और बी को मिक्स करने से पहले आर इन स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, ये एक रैंडम मोशन यानी मूव रैंडमली कर रहे हैं। ये मॉलिक्यूल्स दोनों जो हैं ये रैंडमली मूव कर रहे हैं, सेपरेटली कोलाइडिंग विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ भी टकरा रहे हैं, एंड विद द वॉल ऑफ कंटेनर, जिसके अंदर हमने डाले हुए हैं उसके साथ, वॉल्स के साथ भी टकरा रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी पोसेस बाय दीज मॉलिक्यूल्स, इन मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी मीन्स यानी इनकी मूवमेंट, मोशन की वजह से जो एनर्जी है, और नॉट सेम, वो सेम नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि एक ये जिस स्पीड से मूव कर रहा होगा बी मॉलिक्यूल, ज़रूरी नहीं है कि उसी स्पीड से, इन दोनों की जो मूवमेंट है वो डिफरेंट है। मेजॉरिटी ऑफ दीज मॉलिक्यूल पोजेस एवरेज काइनेटिक एनर्जी, इनमें से मोस्टली तो ऐसे हैं उनके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी मीन्स यानी कि उनकी अप्रॉक्सीमेटली सेम एनर्जी होगी। बट अ फ्यू पोजेस मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी जो है वो एवरेज से ज़्यादा होगी, यानी दूसरों के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा होगी। येट अदर पोजेस लेस देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी दूसरों से कम हो। द मॉलिक्यूल विच पोजेस मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वो मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी दूसरों से ज़्यादा होगी, आर कॉल्ड एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स, उनको क्या कहते हैं, एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। यहाँ पे एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स के, जैसे मैं अभी आपको ये बता रही हूँ, यहाँ पे आपके पास जो टॉपिक है हाउ डज अ रिएक्शन टेक प्लेस, ठीक है। वो बात करता है कि हमने एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन कंसिडर करना है जिसमें हमारे पास एक ए रिएक्टेंट है और एक बी रिएक्टेंट है, दोनों मिल के 2 मोल ए बी प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब वहाँ पे वो कहता है कि ये जो, जैसे मैं कह लूँ एक कंटेनर के अंदर ही रिएक्टेंट्स है, ठीक हो गया, ये कंटेनर है, इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ये जो मैंने ग्रीन डॉट्स लगाए हैं ये रिएक्टेंट ए है, ठीक है, ये रिएक्टेंट ए के मॉलिक्यूल्स हैं, और यहीं पे मैं सेपरेटली शो कर देती हूँ ये ब्लैक डॉट जो है ना ये रिएक्टेंट बी के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी हो गया, ब्लैक डॉट मैंने रिएक्टेंट बी को शो करवाया है, और इसी तरह से ग्रीन डॉट जो है वो मैंने रिएक्टेंट ए को शो करवाया है। अब ये मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, ये एक दूसरे के साथ भी टकरा रहे हैं और ये वॉल, कंटेनर की वॉल के साथ भी टकरा रहे हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी की बात करती हूँ, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, वो सेम नहीं होगी, ठीक है। एक एनर्जी, बहुत से मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जिनकी एनर्जी सेम हो, उनकी एनर्जी को हम क्या देते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, उनकी एनर्जी क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एवरेज से लेस भी हो सकती है, और कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एवरेज से मोर भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, यानी वो ज़्यादा एवरेज से ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहे होंगे। अब जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी एवरेज से ज़्यादा हो, इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को कहते हैं इन मॉलिक्यूल्स को कहते हैं एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स, ठीक हो गया, यहाँ तक बात क्लियर है। अब रिएक्शन होगा कैसे, हमने दिया कंटेनर, उसके अंदर 2 रिएक्टेंट्स है भी, वो मूव कर रहे हैं रैंडमली, एनर्जी की, उनके एनर्जी के बारे में उनकी बात की है। अब आगे ये है कि when the 2 reactant molecules are mixed, अब ये जब मिक्स की है ना, all these molecules started colliding with each other, ये एक दूसरे के साथ टकराने लग गए। the collision which result by colliding molecules having average or less average kinetic energy may not be able to produce any result, अब जिनकी एवरेज एनर्जी होगी या एवरेज से कम होगी उसके नतीजे में कोई रिजल्ट या प्रोडक्ट नहीं बनेगा। बट when 2 excited molecules, लेकिन जब 2 excited molecules जो हैं from both the reactants collide, दोनों रिएक्टेंट में से आपस में टकराएंगे with each other, they may be able to produce transition स्टेट, तो वो एक ट्रांजिशन स्टेट बना देंगे एज शोन इन द फिगर। ये एज शोन इन द फिगर आप टॉपिक में ना लिखा करें, जैसे यहाँ पे वो कहता है कि आपके पास ये दिया है कि ए रिएक्टेंट है
ए रिएक्टेंट बी रिएक्टेंट के साथ मिला, ठीक हो गया। और यहाँ पे अब ये देखिए ए और ए के दरमियान ए मॉलिक्यूल है, उनकी जो है बी मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन शो करवा के एक बॉन्डिंग शो करवाई गई है। ये जो दरमियानी स्टेट है ये कहलाती है ट्रांजिशन स्टेट। ये क्या कहलाती है? ट्रांजिशन स्टेट, दरमियानी स्टेट। और इसके रिज़ल्ट में आप कह लें कि एक ए बी और दूसरा ए बी, एक ए बी बनेगा और दूसरा भी ए बी बनेगा, ठीक है। ये वो मॉलिक्यूल्स थे जिनकी एनर्जी जो है एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा थी। आपने पढ़ा ना, कुछ की एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, कुछ की उनसे लेस है, और जिनकी एवरेज काइनेटिक जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में टकरा के एक ट्रांजिशन स्टेट बना देंगे। ट्रांजिशन स्टेट से फिर हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट ए बी और ए बी बनेगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आगे इसी को एक्सप्लेन किया गया है कि द ट्रांजिशन स्टेट इज़ शोन एट द पीक ऑफ कर्व। ये आपको कर्व नज़र आ रही है, जैसे मैंने यहाँ पे कहा ये एनर्जी है, ठीक हो गया। और रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। देखें आप रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, रिएक्टेंट्स जिनकी एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा थी वो यहाँ पे जाके ट्रांजिशन स्टेट पे, या आप कह लेंगे ट्रांजिशन स्टेट इन्होंने बना दिया। अब ट्रांजिशन स्टेट पे जाके दोबारा से रिएक्टेंट भी बन सकते हैं और प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं। अब जब दोनों ट्रांजिशन स्टेट पे जब इनकी एनर्जी क्या होता है, द ट्रांजिशन स्टेट इज़ शोन एज द पीक। ये ट्रांजिशन स्टेट ये पीक पे है, यानी सबसे ऊपर है। अब क्या है, आफ्टर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम के बाद द ट्रांजिशन स्टेट इधर रिटर्न्स टू द रिएक्टेंट। ये ट्रांजिशन स्टेट दोबारा रिएक्टेंट की तरफ भी आ सकती है, और टू द प्रोडक्ट। द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन कैन बी शोन इन द फॉलोइंग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बिटवीन पाथ ऑफ रिएक्शन एंड द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। ये हमें डायग्राम के थ्रू शो करवाया गया है। आगे इसके बारे में बताता है, कहता है द एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ये जैसे मैं कहूँ यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ था, यहाँ पे जो एनर्जी है ट्रांजिशन स्टेट पे वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, जैसे ये ए बी बी आपस में इन्होंने अट्रैक्शन या ये बॉन्डिंग शो की है। ये ट्रांजिशन स्टेट पे जो एनर्जी होती है, क्या होती है ट्रांजिशन स्टेट पे, इज़ हायर देन दैट ऑफ रिएक्टेंट। वो रिएक्टेंट से भी ज़्यादा और प्रोडक्ट से भी ज़्यादा, बिकॉज बॉन्ड बिटवीन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के दरमियान जो बॉन्ड है आर बीइंग क्लीव्ड, वो टूटा होता है, ठीक है। तो यानी वो आपस में अटैच नहीं होते। जब मॉलिक्यूल आपस में बॉन्डिंग के फॉर्म में होते हैं तो उनकी एनर्जी कम होती है, जब वो बॉन्ड टूट जाएँ तो वो उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। द एनर्जी ऑब्जॉर्व बाय रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, जो भी एनर्जी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल ने ऑब्जॉर्व किया एंड कन्वर्टेड इनटू ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में जाने के लिए उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ए से शो करते हैं, ई फॉर एनर्जी, ए फॉर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन। तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी की भी डेफिनेशन है, द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड ऑफ द प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी में डिफरेंस है, कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ हीट रिप्रेजेंटिंग डेल्टा एच। उसको हम डेल्टा एच के फॉर्म में शो करते हैं, डेल्टा एच। द ग्राफ रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये 5.4 जो पीछे ग्राफ है वो हमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ शो करवा रहे हैं। देखिए बेटा ये क्या बताता है, जैसे मैं कहूँ रिएक्टेंट्स है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो एनर्जी होगी वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स दोनों से ज़्यादा होगी। अब ट्रांजिशन स्टेट के बाद जब प्रोडक्ट बने हैं तो आप देखें रिएक्टेंट ने एनर्जी यहाँ से स्टार्ट की थी, लेकिन प्रोडक्ट कम एनर्जी पे बने हैं। तो ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की एनर्जी में जो डिफरेंस आया, एंथैल्पी चेंज या डेल्टा एच से शो करवाया गया। अब देखिए प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम है, यानी इस रिएक्शन के दौरान जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी, ये डेल्टा एच जो है वो हीट एनर्जी रिलीज़ हो गई है, इवॉल्व हुई है। तो ये जो पाथ शो करवाया गया है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का पाथ शो करवाया गया है। इससे नेक्स्ट पेज पे जो आपके पास ग्राफ शो करवाया गया, जैसे यहाँ पे रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट ने स्टार्ट लिया, ट्रांजिशन स्टेट में गए, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। और ये जब प्रोडक्ट्स बने हैं तो रिएक्टेंट्स जो हैं, रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम थी, प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज़्यादा है, यानी ये जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन है। प्रोडक्ट तभी बनेगा जब रिएक्टेंट्स एनर्जी ऑब्जॉर्व करेंगे, डेल्टा एच जो है एनर्जी चेंज है। अ सिमिलर ग्राफ कैन बी शोन फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन था, ठीक है। आगे वो आगे बताता है एन एडिशन ऑफ कैटलिस्ट इन अ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में अगर हम कैटलिस्ट ऐड कर देना, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। कैटलिस्ट क्या होता है बच्चे? कैटलिस्ट कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे और इस रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व ना, वो कैटलिस्ट कब कहलाता है? बिकॉज इट चेंज द पाथ। वो कैटलिस्ट करता क्या? वो पाथ चेंज कर देता है। जैसे मैं कह लूँ ये एक पीक थी, यानी रिएक्टेंट्स ने यहाँ तक जाके फिर प्रोडक्ट्स में चेंज होना था। कैटलिस्ट ने क्या करना है कि इस पीक को थोड़ा कम कर देना है, यानी वो
कम, एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है। यानी जैसे अगर मैं कहूँ इसको किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए है, तो अब आप कहेंगे कि उसको फिर इससे कम एनर्जी चाहिए होगी रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए। बाय द रिएक्टेंट क्या करता है, चेंज द पाथ अडॉप्टेड बाय द रिएक्टेंट वेयर बाय द एक्टिवेशन एनर्जी वैल्यू ऑफ रिएक्शन इज सस्टेनेबली डिक्रीज। वो क्या कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। एज अ रिजल्ट मोर रिएक्टेंट आर नाउ एबल टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। इस तरह से ज़्यादा रिएक्टेंट्स क्या होंगे, फिर प्रोडक्ट्स में चेंज होंगे, एंड हेंस द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज। और स्पीड जो है वो किसी भी रिएक्शन की वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पे जैसे आपको दिखाया गया है। अ कैटलिस्ट इज थस, यहाँ पे कैटलिस्ट की भी डेफिनेशन है। अ कैटलिस्ट थस डिफाइंड एज अ सब्सटेंस, क्या होता है, दैट इंक्रीज द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, जो किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है विदाउट इट सेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज, और उसके अंदर खुद कोई चेंज नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल निकल एक कैटलिस्ट है। इन द एज अ कैटल इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्या होता है बच्चे, ऑयल जो है ना उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करना, ये हाइड्रोजनेशन कहलाता है, टू गिव वनस्पति घी। इसी तरह से प्लेटिनम, इसको भी कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन के लिए। क्लोरीन को कैटलिस्ट के लिए यूज़ किया जाता है ओजोन को तोड़ने के लिए। अब यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी का या कैटलिस्ट के यूज़ का बताया गया। जैसे ये एक रिएक्टेंट्स था, ठीक है, इसकी ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे आनी थी। ये ट्रांजिशन स्टेट जो है ना, ठीक है, ये किसी कैटलिस्ट की ट्रांजिशन स्टेट विदाउट एनी कैटलिस्ट है। जब आपने कैटलिस्ट यूज़ किया तो ट्रांजिशन स्टेट यहाँ आ गई, यानी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। अब रिएक्टेंट आसानी से प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। तो ये कैटलिस्ट की कुछ एग्जांपल है। ऑयल की मैं बात करती हूँ, जैसे अनसेचुरेटेड घी है, ये जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहा हुआ है ना, जैसे मैं कहती हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथीन है, ठीक है, इसके अंदर अपना हाइड्रोजन ऐड करवानी। अब हाइड्रोजन जब ऐड होगी ना किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगी, यहाँ पे कैटलिस्ट जो है वो निकल यूज़ किया गया। अब जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इस इथेन में ऐड होगा तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन एटम इस CH2 के साथ लग जाएगा और एक हाइड्रोजन एटम इस CH2 के साथ लग जाएगा, यानी आपका बन जाएगा CH3CH3, ठीक है। ये जो है ऑयल को घी में कन्वर्ट करना, यानी अनसेचुरेशन प्रेजेंट होती है ऑयल के अंदर। ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये अनसेचुरेशन कहलाती है। जब आपने इसको घी में चेंज किया, ये सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया, ये प्रोसेस निकल की प्रेजेंस में होता है, और इस तरह से ये रिएक्शन की स्पीड को या एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो ये कैटलिस्ट थी और उसकी कुछ एग्जांपल्स थी। अब मैं एक बार आपको बता दूं कि आपने इस टॉपिक में से अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो आपने करना क्या, हाउ डज़ अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, तो ये सारा आपने एक्सप्लेनेशन में देना है। इसके अलावा यहाँ से जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन बनती है वो तो एक एक्टिवेशन एनर्जी की बनती है, और इसके अलावा यहाँ से जो बनती है वो कैटलिस्ट की बनती है। और ये दो ग्राफ्स हैं। अगर आपसे पूछा जाए ये पाथ फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, द ग्राफ रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का पाथ है। और इससे पिछले पेज पे जो था वो ग्राफ था फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और यहाँ पे अगर एक्टिवेशन इन कैटलिस्ट का यूज़ किया जाए तो फिर क्या ग्राफ होगा, तो ये ग्राफ थोड़े से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, आर एनर्जी डायग्राम यूज़फुल। पेज नंबर 76 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आर एनर्जी डायग्राम यूज़फुल। तो हाँ, एनर्जी डायग्राम यूज़फुल होती हैं क्योंकि वो हमें विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे देती हैं कि किस तरह से एनर्जी डिफरेंस आ रहा है। आप इसके आंसर में लिखोगे कि ये फ़ायदेमंद किस तरह से है। ये जैसे आपने ये पढ़ी थी, ये डायग्राम जो थी एंडोथर्मिक के लिए, इसी तरह से लास्ट पेज पे आपने एक्सोथर्मिक के लिए भी पढ़ी थी। तो ये यूज़फुल किस तरह से हैं। यस, एनर्जी डायग्राम्स आर यूज़फुल बिकॉज दे विजुअली रिप्रेजेंट द एनर्जी लेवल ऑफ अ सिस्टम। ये हमें विजुअली दिखा देते हैं कि एनर्जी किस लेवल क्या है सिस्टम का। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे रिएक्टेंट्स की एनर्जी ये थी और इससे हमें पता चल गया प्रोडक्ट्स की ये है, यानी रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम थी, प्रोडक्ट्स की ज़्यादा है। इट्स मीन इस रिएक्शन में एनर्जी क्या हुई होगी, अब्जॉर्ब हुई होगी। तो ये हमें एक बार देख के ही पता चल गया है। मेकिंग इट ईजियर टू एनालाइज रिएक्शन मैकेनिज्म, जिससे हमें पता चल जाता है कि रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, वो एंडोथर्मिक है, वो एक्सोथर्मिक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ड्रा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर हाइपोथेटिकल रिएक्शन। आपने एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन के लिए एनर्जी डायग्राम बनाई है, यही वाली जैसे ग्राफ है। विच डज नॉट इवॉल्व और एब्जॉर्ब एनर्जी, इसमें हीट एनर्जी इवॉल्व भी नहीं हुई और अब्जॉर्ब भी नहीं हुई। तो बेटा ये हाइपोथेटिकल यानी आप फर्जी बेस एक
प्रोफाइल डायग्राम बना सकते हो, लेकिन ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं है जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब या इवॉल्व ना हुई हो। या तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है या तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब ये मैंने फर्जी डायग्राम बनाई है, जैसे आपके पास एक ये ग्राफ है, एक्स एक्सिस पे एनर्जी लेवल मैंने बनाया, वाई एक्सिस पे एनर्जी लेवल है आपके, यहाँ से रिएक्टेंट्स हैं, यहाँ से रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। ये इनकी ये ट्रांजिशन स्टेट है, रिएक्टेंट्स यहाँ पे जाके ट्रांजिशन स्टेट में हैं और इन्होंने फिर प्रोडक्ट्स बना दिए। अब रिएक्टेंट्स जिस एनर्जी पे थे, प्रोडक्ट्स भी उसी एनर्जी पे है, यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के जो एनर्जी डिफरेंस है डेल्टा एच, वो क्या है, ज़ीरो है। यानी यहाँ पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की एनर्जी क्या है, वो सेम है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की एनर्जी हमेशा डिफरेंट होती है। तो प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी जब ज़्यादा होती है इट्स मीन उन्होंने हीट एनर्जी अब्जॉर्ब की है। अगर प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम हो तो मतलब वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, हीट एनर्जी रिलीज़ की है। तो ये एक हाइपोथेटिकल डायग्राम है। ये एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन थे, ये भी मैंने सॉल्व करा दिए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी आज के टॉपिक की। अगर आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे क्वेश्चन करके कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।